हेलो बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। तो आज से हम लोग ऑप्टिकल आइसोमर शुरू करेंगे। हमने स्ट्रक्चरल आइसोमर खत्म कर लिया था और आज हम लोग को स्टार्ट होगा ऑप्टिकल आइसोमर, मतलब स्टीरियो आइसोमर। ऑप्टिकल में हम लोग चलेंगे। स्टीरियो में आपको क्लासिफाई कर चुका हूँ कि जो स्टीरियो आइसोमर है दो टाइप का होता है। हमने देखा था कॉन्फिगरेशनल और कॉन्फॉर्मेशनल। कॉन्फिगरेशन में दो टाइप का आइसोमर आपने पढ़े थे, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। तो हम पहले कॉन्फिगरेशनल आइसोमर को पढ़ेंगे, उसमें से भी पहले हम लोग ऑप्टिकल आइसोमर पढ़ेंगे, ठीक है, कि ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं। देन उसके बाद हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। तो आप सभी लोग तैयार हो, स्टार्ट किया जाए। सभी लोग रेडी? तो हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑप्टिकल आइसोमर का पहला लेक्चर आज होगा, जिसमें आप सीखोगे ऑप्टिकल आइसोमर कहाँ से आते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए मिनिमम कंडीशन क्या है, और कोई भी मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव कब होगा, किस कंडीशन में होगा। आज इन सभी बातों के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट, डिले नहीं करते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं? सबसे पहले ऑप्टिकल जब भी नाम लेंगे तो इसका मतलब लाइट से है ना। ऑप्टिकल का मतलब ही होता है लाइट। ऑप्टिकल आइसोमर्स ऐसे आइसोमर्स जो लाइट के साथ बिहेवियर शो करते हैं, ठीक है। तो अगर हम ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात करेंगे तो आपके दिमाग में जो पहला प्रिंट आना चाहिए वो लाइट, मतलब यहाँ पे कुछ गेम है लाइट का मॉलिक्यूल्स के साथ। तो कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो लाइट के साथ क्या करते हैं, बिहेवियर शो करते हैं। बिहेवियर का मतलब यहाँ पे ये हुआ, जैसे कोई मॉलिक्यूल लाइट जब उन पे पड़ेगी तो लाइट को रोटेट करते हैं, कुछ मॉलिक्यूल रोटेट नहीं करते हैं, कुछ मॉलिक्यूल लाइट के एंगल को चेंज करते हैं, कुछ एंगल को चेंज नहीं करते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन वेरियस फैक्टर कि कौन से कंडीशन में चेंज होगा, कौन से कंडीशन में चेंज नहीं होगा, हम लोग उसको बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। उस टर्म का नाम क्या होता है? ऑप्टिकल एक्टिविटी होता है। तो आज का लेक्चर जो हमारा बेस्ड है, इसी बेस्ड है कि ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है और किसी भी मॉलिक्यूल का ऑप्टिकल एक्टिविटी हम कैसे डिटरमिन कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर्स, दो आइसोमर्स which show interaction with light and rotate the plane of PPL, प्लेन पोलराइज लाइट के एंगल को क्या करते हो, रोटेट करते हो। तो पहले मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाऊंगा, एक बहुत ही सिंपल सी बात यहाँ पे करूंगा जो आपको तुरंत समझ में आएगा। सो चलो क्या है वो बात जरा ये समझ लो। हम बोलेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है। आप जरा देखो, ये जो आप देख रहे हो चारों तरफ आपके लाइट लगा हुआ है ना, लाइट लगा हुआ, उसमें से जो लाइट निकल रही है, अगर आपसे पूछा जाए कि जो लाइट निकल रही है उस लाइट का प्रोपगेशन किधर हो रहा है, क्या हर डायरेक्शन में प्रोपगेट हो रहा है या किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्रोपगेट हो रहा है? आपको क्या लग रहा है, आपके हिसाब से वो प्रोपगेशन किधर है? इन ऑल डायरेक्शन है या पर्टिकुलर किसी एक जगह है? तो नहीं, एक जगह नहीं है। जो लाइट निकल रही है किसी बल्ब से वो हर जगह प्रोपगेट हो रही है, चारों तरफ फैल रही है। तो ऐसे लाइट को हम लोग बोलते हैं व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट क्या होता है, जरा ध्यान से देखिए, ये प्रोपगेट होता है हर डायरेक्शन में इक्वली, ठीक है। एवरी डायरेक्शन में क्या होता है, इक्वल प्रोपगेशन होता है। ऐसा लाइट हमारे काम का नहीं है, ऑप्टिकल एक्टिविटी मेजरमेंट में इसका काम नहीं होता है। तो ये क्या है, जैसे मान लो यहां से निकला, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, हर डायरेक्शन में क्या हो रहा है, ये प्रोपगेट हो रहा है। तो इसका प्रोपगेशन का कोई पर्टिकुलर पाथ है नहीं। दिस इज प्रोपगेटेड इन ऑल डायरेक्शन, इन एवरी डायरेक्शन ये इक्वली प्रोपगेट होता है हर डायरेक्शन में, तो इसका ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इस लाइट को पास कराएंगे एक स्पेसिफिक टाइप के प्रिज्म से, जिसका नाम होता है निकोल्स प्रिज्म। ये व्हाइट लाइट क्या होता है, एक प्रिज्म पे गिरता है, जिस प्रिज्म का काम क्या होता है, इस प्रिज्म का सिर्फ सिंपल सा एक वर्क है कि किसी एक प्लेन के लाइट को पास होने दे, बाकी सबको क्या कर दे, रिटर्न कर दे। तो एक तरीके से घर में आपके सांचा होगा, सांचा का नाम सुने हो? अच्छा छोड़ो, सांचा नहीं सुने होगे तो आपके घर में दरवाजा होगा, है ना। दरवाजा ऐसे सीधे खड़ा है, आप दरवाजे से सीधे ऐसे जाते हो तो चले जाते हो, बट कभी अगर आपको दरवाजे से ऐसे सीधा ना कैसे लिटा के ले आ जाए तो आप आ पाओगे क्या? नहीं आ पाओगे। आपका पैर या खोपड़ी लड़ जाएगा दीवार में और बाहर ही मर जाओगे, अंदर आ नहीं पाओगे। सो इसमें आपको क्या पता चला कि उस दरवाजे ने हमको जब वर्टिकल थे तब तो जाने दिया, बट जैसे ही हॉरिजॉन्टल हो गए जाने नहीं दिया। तो ये प्रिज्म का भी वही काम है। ये प्रिज्म क्या होता है, ये एक पर्टिकुलर प्लेन के लाइट को ही पास होने देता है, बाकी सबको पीछे वापस धकेल देता है। तो हम मान लेते हैं कि हमारा जो प्रिज्म है ये वर्टिकल प्लेन के लाइट को पास होने देगा और हॉरिजॉन्टल प्लेन के लाइट को पास नहीं होने देगा। सो आपको बोलेंगे हम लोग कि जो लाइट पास हुई वो वर्टिकल लाइन वाली थी, बाकी हॉरिजॉन्टल जो भी डायगोनल थी सारी लाइटें क्या हो गई, फिल्टर होकर बाहर फेंक दी गई। तो आपको सीखने ये मिलेगा कि यहां से सिर्फ ऐसे लाइट निकल कर बाहर जाएंगे जो एक ही प्लेन में प्रोपागेट हो रहे थे, जो एक ही प्लेन में प्रोपागेट कर रहे हैं। तो इनका प्रोपागेशन क्या है, फिक्स प्लेन में है, इसलिए इनका नाम होता है प्लेन पोलराइज लाइट। प्लेन पोलराइज्ड
प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक। इनको हम लोग शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, पीपीएल कहा जाता है, पीपीएल। अब हर बार मैं पीपीएल ही बोलूंगा, ठीक है। ये क्या है, प्रोपागेट होता है बट हर डायरेक्शन में, ठीक है, प्रोपागेटेड इन ऑल डायरेक्शन, प्रोपागेट इन ऑल डायरेक्शन। तो जो हर डायरेक्शन में होगा उसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा क्या हुआ, क्योंकि हर तरफ प्रोपागेट हो जाएगा। तो ये लाइट निकोल प्रिज्म पे गई और फिर कुछ ही लाइट थी जो प्रोपागेट हो रहे थे एक पर्टिकुलर प्लेन में, वो तो पास हुई, बाकी सब क्या हो गए, रिपेल करके बाहर फेंक दी गई। अब जो ये लाइट है, ये जो प्रोपागेट हो रहा है, आप सबको पता है ये सिर्फ वर्टिकल प्लेन में प्रोपागेट हो रहा है, मतलब इसके प्रोपागेशन का जो तरीका है वो हमें पता है। आप सभी को पता है कि लाइट जो है वर्टिकली ऐसे खड़ा जा रहा है। अगर ये वर्टिकल से कहीं टेढ़ा हुआ, मॉलिक्यूल ने टेढ़ा किया तो एक्टिव है, और मॉलिक्यूल ने टेढ़ा नहीं किया तो ऑप्टिकल इनएक्टिव है। तो इसी को समझने के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि कैसे पता चलेगा कि एक्टिव है भी या एक्टिव नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट कि किस केस में एक्टिव होगा, किस केस में एक्टिव नहीं होगा। तो आप लोग सबसे पहले क्या सीखने वाले हो, इसकी एक्टिविटी के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल कौन है। सो इसके एक्टिविटी के पीछे रिस्पॉन्सिबल है ये मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल को जरा देखिए आप लोग। हम क्या करेंगे, एक मॉलिक्यूल लेंगे, मतलब एक डब्बा लेंगे जिसका नाम होता है पोलारीमीटर ट्यूब, ठीक है। इस ट्यूब का बहुत पर्टिकुलर नेम है और मैं इसका इंपॉर्टेंस भी आपको बताऊंगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड पोलारीमीटर ट्यूब। एक ट्यूब होता है जिसके अंदर जिस मॉलिक्यूल की स्टडी करनी होती है हम उसको क्या करते हैं, इसी में भर देते हैं। इस ट्यूब में क्या करते हैं, भर देते हैं। इस ट्यूब में क्या होता है, एक थिकनेस होती है, ट्यूब की एक मोटाई, चौड़ाई, लंबाई है, ठीक है। और इसमें जो सोल्यूशन भरा गया है उस सोल्यूशन का कुछ ना कुछ कॉन्सेंट्रेशन होगा बच्चों, यहीं पे सीख लेना कुछ चीज़ है, ठीक। हम मॉलिक्यूल भरेंगे तो अलग अलग टाइप के एटम और सब कुछ होगा इसके अंदर, मॉलिक्यूल भरा हुआ है, ठीक, अलग अलग कॉम्पोजिशन है। इसका नाम है पोलारीमीटर ट्यूब। दिस ट्यूब इज कॉल्ड पोलारीमीटर ट्यूब। बहुत ही सिंपल है, पोलारीमीटर ट्यूब होता है ये, ठीक है। अब देखो इस ट्यूब का थिकनेस कितना होगा, मान लेते हैं कि इस ट्यूब का थिकनेस है L, ठीक है, थिकनेस L है, जो कि हमेशा डेसीमीटर में लिया जाएगा, L डेसीमीटर। और इसके अंदर जो सोल्यूशन भरा गया है, जो सोल्यूशन भरे हो, ये सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन मान लो कि C है। सोल्यूशन जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू C ग्राम पर ml में, ठीक है, ग्राम पर ml में। क्योंकि जो सोल्यूशन भरेंगे भैया, जो आप मॉलिक्यूल है जिसको आप डिसॉल्व किए हो उसका कुछ ना कुछ तो कॉन्सेंट्रेशन होगा ही, हमने उसी को तो निकाला है, तो हम लोग देखेंगे कुछ ना कुछ उसका कॉन्सेंट्रेशन है। सभी बच्चे वीडियो लाइक कर लो, जल्दी से लाइक कर लो। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो अभी नहीं जुड़े हैं उनको जल्दी से लिंक शेयर कर दो, क्योंकि आज मेरे से लिंक शेयर नहीं हो रहा था। सो अगर आप लोगों के पास है तो शेयर कर दो ग्रुप में, ताकि और बच्चे आके जुड़ लें, ठीक है। सो अब क्या होगा, ये लाइट इससे पास होगी तो तीन कहानियां हो सकती हैं। जब ये लाइट इससे पास होगी तो हमारे तीन कहानियां बन सकती हैं। वो कहानियां क्या क्या बन सकती है, देखिए, ये लाइट सीधा जैसे था वैसे निकल जाए, जैसे आया था वैसे ही क्या हो जाए, निकल जाए। तो जैसे आया था अगर बच्चों वैसे ही निकल गया, तो बताओ मॉलिक्यूल और प्लेन पोलराइज लाइट में कोई इंटरैक्शन हुआ है क्या, दोनों के बीच में कुछ बातचीत हुई, कोई कहानी दोनों ने बनाई, नहीं बनाई, ठीक है। कोई एक्टिविटी शो की, नहीं शो की, इसीलिए हम इसको बोलेंगे ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये आपका क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। क्योंकि अगर ये कुछ करता, ऑप्टिकली इनएक्टिव अगर ये कुछ करता तो पक्का क्या दिखाई देता, प्लेन पोलराइज लाइट का एंगल कुछ ना कुछ तो बदलता, बट यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि दिस मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर ये सीधा निकल गया तो, जिस लाइन से आया उसी लाइन पे निकल गया तो ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है ना। ये आपको समझ में आ गया पहला। दूसरा क्या होगा, इस लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया जाए, है ना, क्लॉकवाइज थीटा एंगल पे। एंगल क्या है, थीटा। थीटा एंगल पर अगर ये पीपीएल रोटेट हो जाता है क्लॉकवाइज, ठीक है, ये देखो क्लॉकवाइज रोटेट हो जाता है ऐसे। तो अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट हो जाएगा तो हम सबको पता है, इसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज रोटेशन। ये रोटेशन ऐसे हुआ है, सो दिस इज कॉल्ड क्लॉकवाइज। और जो रोटेशन क्लॉकवाइज होता है, ऐसे कंपाउंड को हम नाम देते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, है ना, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अब बताओ ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है। प्लेन पोलराइज लाइट के प्लेन को थीटा एंगल पे रोटेट कर दिया तो एक्टिविटी शो किया कि इनएक्टिविटी शो किया, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो किया कि इनएक्टिविटी शो किया। तो क्लियर कट दिखाई दे रहा ऑप्टिकल एक्टिविटी शो किया, क्योंकि इसने कुछ ना कुछ तो इंटरेक्शन किया है।
तो दिस मॉलिक्यूल इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल डी या प्लस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, स्मॉल डी या प्लस साइन से, और इसको बोला जाता है ऑप्टिकल एक्टिव, ठीक है, दिस इज ऑप्टिकल एक्टिव। यहां पे लाइट के साथ एक्टिविटी है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है। यहां पे मॉलिक्यूल हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव नहीं है, वो एक्टिविटी शो कर रहा है, इट मींस कि वो हमारा ऑप्टिकली एक्टिव है। क्लियर है ना, ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव है बिकॉज इट हैज शोइंग ए प्रॉपर्टी विथ लाइट, जो कि प्लेन को थीटा एंगल पे चेंज कर रहा है। तो अगर चेंज होगा तो ऑप्टिकल एक्टिव होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। सभी नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लो बच्चों, और जो पुराने बच्चे हैं उन लोगों को पहले भी कह रखा हूँ वीडियो को लाइक करके आप लोग शेयर करते रहा करिए। देखो आप किसी ने किया है, अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। अब देखो दूसरी चीज, ये इधर भी रोटेट हो सकता है थीटा एंगल पे, है ना, एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेट हो सकता है। भाई अभी क्लॉकवाइज हो सकता है तो एंटी क्लॉकवाइज भी तो हो ही सकता है ना। ये मॉलिक्यूल हो सकता है ऐसे रोटेट हो जाए, क्लॉकवाइज की जगह एंटी क्लॉकवाइज, तो ये भी तो रोटेशन हुआ, ये भी तो रोटेशन हुआ, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा तो इसको कहते हैं लीवो रोटेटरी। ये कैसे हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, तो दिस इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, एंड दिस इज नोन एज लीवो रोटेटरी, ठीक है, लीवो रोटेटरी, एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एल, ठीक है, लीवो रोटेटरी को स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं या तो माइनस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने देखा दो केसेस बन पाए, एक केस में डेक्स्ट्रो हुआ, एक केस में लीवो हुआ। तो ये दोनों लीवो और डेक्स्ट्रो क्या है, ऑप्टिकल एक्टिविटी को दर्शाते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी को बताते हैं, बट जहां पे कोई एंगल चेंज नहीं हुआ, जैसे लाइट आया वैसे चला गया, उसको हम लोग ऑप्टिकल इनएक्टिव बताते हैं। तो अब डिफिनीशन क्या हुआ ऑप्टिकल एक्टिविटी का, है ना। नाउ व्हाट वी विल डिफाइन, अब डिफिनीशन ये हुआ कि जब किसी प्लेन पोलराइज लाइट को किसी मॉलिक्यूल के सॉल्यूशन से पास करते हैं और उसके प्लेन में थीटा एंगल का चेंजेज आ जाए, उसके प्लेन में थीटा एंगल का चेंज आएगा, देन दैट मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकल एक्टिव, क्योंकि उस मॉलिक्यूल ने प्लेन पोलराइज लाइट के एंगल को बदला है। और अगर किसी ने उसके एंगल के साथ कुछ नहीं किया, जैसे आया वैसे चला गया, तो मॉलिक्यूल के साथ कोई एक्टिविटी नहीं हुई, मतलब वो ऑप्टिकल क्या होगा, इनएक्टिव होगा। सो सिंपल सा है कॉन्सेप्ट ये कि इफ a molecule is changes the plane polarized light at theta angle, then such molecules are called optically active. But if a molecule does not changes the angle of plane polarized light, then that molecule is optically inactive. तो एक्टिव इनएक्टिव में सिर्फ एंगल का चेंज है, पीपीएल का एंगल बदला तो एक्टिव, नहीं बदला तो इनएक्टिव। और ये जो पूरी कहानी आप देख रहे हो, ये एक मशीन में होती है, एक इंस्ट्रूमेंट में होती है, और उस इंस्ट्रूमेंट का बच्चों नाम है पोलारीमीटर। नाम याद रखना, कभी कभी नाम ही पूछ लेता है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड पोलारीमीटर। ये पोलारीमीटर में होता है, और ये लेबोरेटरी में हम लोगों ने सामने से किया हुआ है, कैसे होता है आप देखोगे, अभी आपको कंडीशन पढ़ाऊंगा तो बाद में मैं इमेज भी आपको दिखाऊंगा पोलारीमीटर का, कैसे पोलारीमीटर काम करता है। क्लियर है, हाँ जी बताइए मानसी क्या क्वेश्चन है, मैं कमेंट सेक्शन में आता रहूंगा बीच बीच में, जिसको जो क्वेश्चन आ रहा है, जो क्वेश्चन तो जरूर पूछिए आप लोग, ठीक है ना। चलो जिसको जो क्वेश्चन हो पूछ सकता है, लेट्स आस्क, इफ एनी क्वेश्चन इज देयर लेट मी नो। ये पूरी कहानी समझ में आई सभी लोग, जिसको जिसको समझ में आई थम्स अप करो, तब पता चले ना मुझे कि आपको क्या समझ में आया। जिन बच्चों के समझ में आ गया जल्दी से थम्स अप कर लो बच्चों, तो लेट्स सी कितने बच्चों को समझ में आ गया, और जिसको जो डाउट है पूछो, ठीक है। पोलारीमीटर, वेरी गुड। पोलारीमीटर नाम याद रहेगा, कितने दिन तक याद रख सकते हो, हमेशा याद रखना, ठीक है। चलो जिसको जो क्वेश्चन पूछना पूछो, फिर मैं आगे चलूंगा। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा कंडीशंस फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है, कंडीशंस फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। एनीवन हैव अ क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आया पूछ सकते हो, डजंट मैटर, हमारा तो काम ही ना आपको एक्सप्लेन करना, तो मैं तो करता रहूंगा। क्लियर है, ओके दैट्स गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है कि क्लियर है ना।
सो अब चलो आगे चलते हैं। पोलारिमीटर ट्यूब हो गया, क्वेश्चन जिसका था उसने पूछा ही नहीं। सोल्यूशन किसका होगा, अब तो वही तो पता लगाना है, केमिकल होगा, कोई ना कोई केमिकल होगा, तो अब सोल्यूशन देखना है किस केमिकल का हो सकता है, और उसको पता लगाना पड़ेगा वो केमिकल कौन सा है। हर केमिकल ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होते, बट अगर कोई केमिकल मान लो XYZ कोई केमिकल होगा, उसने अगर पीपीएल के प्लेन को चेंज किया है तो ऑप्टिकल एक्टिव है। अब यही तो हमें पता लगाना है वो कौन है, वो कौन सा केमिकल है जो ये काम कर सकता है। क्या सारे केमिकल ये काम कर सकते हैं? नहीं, नेवर, कभी नहीं। सारे मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होते, कुछ मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव हो सकते हैं, कुछ मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव नहीं हो सकते, ठीक है ना। अब आपको बताता हूं, अभी थोड़ा देर रुको, सीओएस पीओएस सब बताऊंगा, अब उसी पे तो आना है। सो यहां तक समझ में आया क्या? यहां तक बात क्लियर हो गई सभी को? एंगल फर्क नहीं पड़ता, 1 डिग्री का भी होगा, 2 डिग्री का भी होगा, 10 डिग्री का, 50 का, 100 का, 90 का, 118, 120, किसी का हो सकता है, जीरो से ज्यादा हो बस, ठीक है ना। जीरो से ज्यादा होगा तो एंगल कितना होगा वो मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल वेरी करता है। सबकी ऑप्टिकल एक्टिविटी बराबर नहीं होती, किसी की ज्यादा होती है, किसी की कम होती है, ठीक है। कायरल कार्बन के अलावा भी और भी कंडीशंस हैं ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए, वही तो मैं यही बताऊंगा, वेट करिए। नहीं, इसका प्रैक्टिकल लेबोरेटरी में नहीं है, हमारे लैब में है ही नहीं प्रैक्टिकल, आप लोगों के सिलेबस में प्रैक्टिकल नहीं है इसका, वो मास्टर्स में होता है, एमएससी में होता है। सी नाउ लेट्स प्रोसीड नेक्स्ट, आगे चलो अब, ठीक है, यहां तक हो गया सबको, आगे चलो। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टिकल रोटेशन क्या होता है, ठीक है। टर्म देखो, व्हाट इज ऑप्टिकल रोटेशन। जैसा कि आपने देखा था, मैंने थंबनेल में लगाया था, ऑप्टिकल रोटेशन क्या होता है। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज ऑप्टिकल रोटेशन, तो आप बोलोगे एंगल एट विच पीपीएल इज रोटेटेड, मतलब वह थीटा एंगल जो है वही होता है ऑप्टिकल रोटेशन। तो ऑप्टिकल रोटेशन इज नथिंग, इट इज द एंगल, इट इज द एंगल, अब एंगल क्या था, एंगल थीटा एट विच पीपीएल इज रोटेटेड, जिस पे प्लेन पोलराइज लाइट क्या होता है, पीपीएल इज रोटेटेड। जितने एंगल पे पीपीएल रोटेट हो जाएगा वही एंगल कहलाता है थीटा, और जो थीटा होता है, दिस थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन एंड द लेंथ ऑफ द ट्यूब, या थिकनेस ऑफ ट्यूब। जो हमारा ट्यूब लिया गया था वो कितना मोटा है और उसके अंदर जो सोल्यूशन भरा गया है वो कितना गाढ़ा, कितना कॉन्सेंट्रेटेड है, दोनों पे डिपेंड होता है। तो यहीं से आपका एक वर्ड आएगा थीटा इक्वल टू आता है ब्रैकेट में अल्फा सी इंटू एल, एल्फा सी इंटू एल, जहां पे एल्फा क्या है, दिस एल्फा जो ब्रैकेट में लिखे हो, दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक रोटेशन। क्या कहलाता है ये? दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक रोटेशन। बच्चों इसको देखते जाना, ये स्पेसिफिक रोटेशन है। और स्पेसिफिक रोटेशन क्या होता है, इसका डिफिनेशन देखोगे तो आपको और मजा आएगा। जब उस सोल्यूशन का, जिस सोल्यूशन की हम स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है ना, इफ लेंथ या थिकनेस ऑफ ट्यूब जो है, इफ थिकनेस ऑफ ट्यूब इक्वल टू, हम मान ले यूनिटी, मतलब 1 डेसीमीटर, एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाए, ये भी हो जाए 1 ग्राम पर ml हो जाए, मतलब ये भी दोनों क्या हो जाए, यूनिटी हो जाए, ठीक है, 1 और 1 यूनिटी हो जाए, तो ये दोनों वैल्यू C और L क्या होगा, बराबर हो जाए, 1 हो जाएगा। तो अल्फा इक्वल टू क्या होगा, थीटा। तो हम इसको अभी डिफाइन करने वाले हैं। जैसे ही दोनों यूनिटी मान लोगे, नाउ थीटा इक्वल टू अल्फा हो जाएगा, है ना, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा। तो अब यहीं पर डिफिनेशन आता है कि जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो कुछ नहीं है, वो भी ऑप्टिकल रोटेशन ही है, बट वह तब ऑप्टिकल रोटेशन कहलाएगा जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन 1 और लेंथ ऑफ ट्यूब या थिकनेस ऑफ ट्यूब भी क्या हो जाए, यूनिटी। तो स्पेसिफिक रोटेशन इज नथिंग, ठीक है, स्पेसिफिक रोटेशन इज नथिंग, इट इज ऑल्सो ऑप्टिकल रोटेशन, is optical rotation when concentration of solution and thickness of tube taken as unity, thickness of tube taken as unity,
ठीक है। यह तब की बात है जब हम थिकनेस ऑफ ट्यूब, जो हमारा पोलारीमीटर ट्यूब था, उसको क्या कर लें, 1 डेसीमीटर मोटा कर लें, और जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन है वो 1 ग्राम पर ml कर लें। तो जो रोटेशन आएगा, जो सी कॉन्सेंट्रेशन है, जो रोटेशन आएगा वही स्पेसिफिक रोटेशन कहलाता है। ठीक है ना। सी आपका पूरा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन है और एल लेंथ ऑफ ट्यूब है। अभी तो बनाए थे पीछे भाई, ये लिखवाए नहीं थे, ये देखो ये क्या लिखे थे, कॉन्सेंट्रेशन सी ग्राम पर ml, थिकनेस ऑफ ट्यूब एल डेसीमीटर, तो वही तो था। देखते नहीं हो एक बार में, यहाँ पे सी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, एंड एल थिकनेस ऑफ द ट्यूब। पोलारीमीटर ट्यूब जो है वो थिकनेस बता रहा है। सो ऐसे केस में जो ऑप्टिकल रोटेशन आप ऑब्जर्व करोगे दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक रोटेशन। बोलो समझ में आया सभी को, व्हाट इज ऑप्टिकल रोटेशन, सॉरी व्हाट इज स्पेसिफिक रोटेशन, इज इट क्लियर टू ऑल? ये क्लियर हुआ ना सबको? तो स्पेसिफिक रोटेशन, ऑप्टिकल रोटेशन क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। सो ये पहला टर्म था, ऑप्टिकल रोटेशन क्या होता है और स्पेसिफिक रोटेशन क्या होता है, दोनों में डिफरेंस पता रहेगा। अब जरा बताओ, क्या स्पेसिफिक रोटेशन जो है, अल्फा जो है, वो कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है? सभी लोग क्वेश्चन का आंसर करिए। इस पूरे में आपसे बस एक क्वेश्चन पूछना है, क्या अल्फा कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? लेट मी नो सभी लोग, अल्फा हमारा जो है वो कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट है या नहीं है, बस यही जानना है। इसको थोड़ा मैं पूरा लिख दे रहा हूँ, सामने दिखाई दे, ठीक, ये रहा। सो व्हाट डू यू थिंक, इट इज ऑप्टिकल रोटेशन जो है वो कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट है या नहीं है? सभी बच्चों वीडियो को लाइक कर लो, सभी लोग लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो भैया, जल्दी से कर लो, चलो बता दो सभी लोग। इंडिपेंडेंट है, जब कॉन्सेंट्रेशन 1 लिए हो तब ना स्पेसिफिक रोटेशन बोले हो, ये कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंडेंट हो जाएगा तो 1 कैसे लोगे? फिर से बताना है, नेटवर्क प्रॉब्लम मेरा नहीं है, आपके साइड होगा। इंडिपेंडेंट है, फिर से बता दे काजल वर्मा, और किसको किसको जानना है? इंडिपेंडेंट था कैसे? देखो कुछ नहीं है, हमारा ये होता है ऑप्टिकल रोटेशन, ठीक है, ये है ऑप्टिकल रोटेशन। थीटा जो चेंज हुआ था एंगल, आपने देखा कि जब इस पे टकराया, जब पीपीएल इस पे टकराया, यहाँ से हमारा जो पीपीएल जा रहा था, जब इस पे टकराया तो टकराने से पहले क्या था, हम सबको पता था कि यहाँ पे कुछ एंगल बदलेगा, है ना, यहाँ पे कुछ एंगल थीटा बदलेगा, यहाँ जाएगा तभी कुछ एंगल थीटा होगा। बट इसमें टकराने से पहले इस ट्यूब, ग्लास का ट्यूब था ना। अब लाइट ये बताओ, सीधे मान लो कोई दवा ले, तुम वहाँ पे बैठे हो सामने, और सामने कोई आपके आंखों पे डायरेक्ट लाइट मार दे सीधा, बीच में कुछ ना हो, और बीच में एक शीशे का दीवार लगा दिया जाए, शीशा रहे, उसके बाद लाइट मारे, तो कौन सी लाइट ज्यादा आपकी आंखों में सीधे आ जाएगी? पहले आप बताइए। एक दीवार नहीं है, सीधा आपकी आंखों पे लाइट आ रहा है, एक बीच में शीशे का दीवार है, ग्लास का, क्या दोनों में लाइट जो आ रही है वो बराबर मैग्नीट्यूड से आएगी या चेंज हो जाएगी? आप लोग पहले इसका आंसर करो। जो लाइट आ रही है वो इंडिपेंडेंट हो जाएगी कि डिपेंडेंट रहेगी? मतलब दोनों में कोई चेंज आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। जिसमें शीशा लगा होगा, कुछ ना कुछ लाइट रिफ्लेक्ट होकर बाहर चले जाएंगे, सारी लाइटें पास नहीं होंगी। तो यहाँ भी तो ट्यूब ग्लास का है, उसमें भी तो कुछ ना कुछ लाइट डेविएट हो जाएगा ना, तो वो चेंज करेगा ऑप्टिकल रोटेशन को, करेगा ही करेगा। दूसरा, इस सोल्यूशन जो भरे हो, सोल्यूशन का थिकनेस होगा, आप बहुत गाढ़ा सोल्यूशन बना दोगे तो मोटा हो जाएगा, चिपचिपा हो जाएगा। बहुत कॉन्सेंट्रेट मतलब डाइल्यूट बना दोगे तो एकदम मतलब नॉर्मल रहेगा, जिसमें से लाइट आसानी से पास हो जाएगा। तो जो उसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन जो मॉलिक्यूल भरे हो जितना, उस पर भी तो डिपेंड करेगा ना। ज़्यादा होगा, कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा तो मॉलिक्यूल के साथ क्या करेगा, टकरा के लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी, सारी पास नहीं होंगी। कुछ अगर कम रहेगा तो ज़्यादा पास होगी, मतलब कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंडेंट होगा। बट कौन डिपेंडेंट होगा? थीटा डिपेंडेंट होगा, ये थीटा डिपेंडेंट है, अल्फा नहीं है। अल्फा कब है? अल्फा बराबर थीटा तब हुआ जब कॉन्सेंट्रेशन हम क्या कर दिए, लेंथ को 1 फिक्स कर दिए, और इसके अंदर जो सोल्यूशन भरा वो भी 1 फिक्स कर दिए। तो 1 होगा तभी अल्फा आएगा, अगर 1 नहीं हुआ तो हमेशा थीटा रहेगा। थीटा इज डिपेंडेंट बट अल्फा इज इंडिपेंडेंट, क्योंकि अल्फा तभी आता है जब सी और एल क्या हो, 1 हो जाए। तो 1 हो गया, यूनिटी हो गया। अब उसको तुम चेंज करोगे तो अल्फा कहलाएगा नहीं, वो हमेशा कहलाएगा थीटा। तो थीटा इज इंडिपेंडेंट। पोलारीमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है भाई, इतनी देर से तो बता रहे हैं,
इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके अंदर हम ऑप्टिकल एक्टिविटी मेजर करते हैं, दैट इज द इंस्ट्रूमेंट विच गिव ऑप्टिकल एक्टिविटी। आइडिया अबाउट ऑप्टिकल एक्टिविटी। अलग अलग ट्यूब का अलग अलग होता है। फिक्स करना, अरे यार एक मानो कंडीशन है कि हाँ मान लो फिक्स कर लिए, तब फिक्स भी होता है। जैसे आपने मार्केट से खरीद के ले आए, अब आपके पास पैसा नहीं, एक खरीद लिए, तो जिंदगी भर उसी में काम करोगे ना, तो उसका जो होगा फिक्स होगा, लेंथ तो हमेशा वही रहेगा, वो थोड़े ना बदल जाएगा। जब ट्यूब बदलिएगा तभी लेंथ बदलेगा, नहीं तो लेंथ हमेशा सेम रहेगा। तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट आपको समझ आया? बोलो बच्चा लोग, समझ में आया सभी को? कहाँ पर डिपेंडेंट होगा, कहाँ पर डिपेंडेंट नहीं होगा। दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। सो किसने वीडियो लाइक नहीं करा है और किसने सब्सक्राइब नहीं करा है, कर लो, नहीं समझ नहीं आएगा। तो अब समझ गया ना, जो अल्फा है, अल्फा इज इंडिपेंडेंट बट थीटा इज डिपेंडेंट, बस यही याद रखना। सो नाउ लेट्स प्रोसीड नेक्स्ट। अब जो आपको बताने जा रहा हूं सबसे बड़ी बात, कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी, है ना, कंडीशंस फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। किसी कंपाउंड को, जो आपको मान लो आपके जेबा में रखे हो कोई मॉलिक्यूल, वो ऑप्टिकल एक्टिव है कि नहीं, ये जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि कौन से कंडीशन में ऑप्टिकल एक्टिविटी आती है, ठीक है ना, किस कंडीशन में ऑप्टिकल एक्टिविटी आती है। सो वी आर गोइंग टू स्टडी ऑप्टिकल एक्टिविटी के वो कंडीशन जब भी कोई मॉलिक्यूल एक्टिविटी शो करेगा। किसी को पता है तो लिखो कमेंट सेक्शन में, कौन से कंडीशन में कोई मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर सकता है। व्हाट आर दोज कंडीशंस? दो कंडीशन है, मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिविटी दो ही कंडीशन में शो करता है, और वो दोनों कंडीशन मैं आपको वन बाय वन बताने जा रहा हूं। सभी लोग फोकस रहना, ठीक है ना, सभी लोग फोकस रहना। सबसे पहला कंडीशन, द फर्स्ट कंडीशन, कि मॉलिक्यूल में किसी भी प्रकार की सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। मॉलिक्यूल डज नॉट हैव एनी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री भी थोड़ी देर में आपको पढ़ाऊंगा सिमेट्री क्या होता है। तो मॉलिक्यूल डज नॉट हैव एनी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, मॉलिक्यूल डोंट हैव एनी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, ठीक है, कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, एनी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। द फर्स्ट कंडीशन, सबसे पहला कंडीशन हमारा यही है, मॉलिक्यूल के पास कोई भी सिमेट्री होनी ही नहीं चाहिए। दूसरा, ये पहला कंडीशन, सिमेट्री जैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है और एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है। तो मॉलिक्यूल में तीनों में से कोई नहीं होना चाहिए। अगर इन तीनों में से एक भी हुआ तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिविटी करने लायक नहीं बचेगा, वो ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं कर पाता है, ठीक है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये है कि अगर किसी मॉलिक्यूल के पास एसिमेट्रिक कार्बन है, ठीक है, या कायरल कार्बन है, ठीक, एसिमेट्रिक बोलेंगे, तो मॉलिक्यूल मस्ट हैव एसिमेट्रिक सेंटर, ठीक है, मॉलिक्यूल मस्ट हैव एसिमेट्रिक सेंटर, ठीक है, एसिमेट्रिक कार्बन सेंटर होना बोलूंगा मैं, क्योंकि यहाँ पे कई सारे मॉलिक्यूल हैं जो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं। एसिमेट्रिक कार्बन, कार्बन फिर मैं बोल दिया, एसिमेट्रिक एटम बोलना चाहिए, ठीक है ना, मॉलिक्यूल में एसिमेट्रिक एटम, वो एटम कार्बन, सिलिकॉन, फास्फोरस, नाइट्रोजन कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है ना। ये दो कंडीशन है। अब आपके दिमाग में दो सवाल आ रहा होगा, सर ये एलिमेंट ऑफ सिमेट्री क्या होता है। पहला तो आपके दिमाग में सवाल आएगा, सर ये एलिमेंट ऑफ सिमेट्री क्या होता है। दूसरा, सर ये एसिमेट्रिक एटम क्या होते हैं। तो अब हमको यही दोनों पढ़ना है। पहले ये दोनों देखो, एक होना चाहिए, एक नहीं होना चाहिए, याद रहे। कई बार बच्चे कंफ्यूजन में आ जाते हैं और दोनों होता है या दोनों नहीं होता है ले लेते हैं, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है, एसिमेट्री नहीं होना चाहिए और एसिमेट्रिक एटम होना चाहिए, ये दो बातें याद रहे। अब आपको बताऊंगा डिटेल में अभी मैं कि सिमेट्री एलिमेंट क्या होते हैं, ठीक है, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री क्या होते हैं, या सिमेट्री एलिमेंट क्या होता है और एसिमेट्रिक एटम क्या होते हैं। इन दोनों के बारे में अब हम लोगों को पढ़ना है। क्लियर है सभी को? सो यहाँ तक आया, अब आपको यही पढ़ना है, ठीक, आप सभी को अब इसके आगे का यही पढ़ना है। सो आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा एंड आगे बढ़ने के लिए आप सभी लोग तैयार हो गए। चलो, कितने लोग तैयार हो आगे बढ़ने के लिए? ये दो कंडीशन याद रखना हमेशा जिंदगी भर, ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए यही दो कंडीशन है। और भी कुछ मॉलिक्यूल में होता है, वो बताऊंगा धीरे धीरे, ठीक है। सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद दिस, ठीक है। अब हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे।
क्लियर है ना? आप सभी का बोलना बहुत ज़रूरी होता है, आप लोग कंफर्म जरूर किया करिए, यस सर आई गॉट इट। सो नाउ लेट्स प्रोसीड। सो अब प्रोसीड करने का टाइम है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज सिमेट्री, ठीक है ना? सिमेट्री क्या होता है? किसी भी मॉलिक्यूल में सिमेट्री नाम का जो लगा हुआ वर्ड है वो क्या है? व्हाट इज सिमेट्री। और सिमेट्री जब नाम लेंगे तो इसके साथ दो वर्ड और जुड़ेंगे, ठीक है? जब भी नाम सिमेट्री आएगी इसके साथ दो वर्ड और जुड़ेंगे, उन दोनों को भी हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है? सिमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल, ये क्या हो गया? सिमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। कोई बता सकता है सिमेट्री क्या होता है? ऐसे नहीं बता पाओगे। सिमेट्री जानने के लिए थोड़ी कई सारी बातें आपको जाननी पड़ेंगी। अभी मैं आपको बताता हूँ सिमेट्री क्या होता है। सो सिमेट्री बहुत सिंपल है। सिमेट्री का मतलब क्या है? सिमेट्री पर जाने से पहले दो वर्ड पे हमको आना है। दो वर्ड जानने बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले एक का नाम है एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, और दूसरा होता है सिमेट्री ऑपरेशन। अब समझाऊंगा, अच्छे से सुनिएगा सभी लोग, ठीक है ना? दूसरा होता है सिमेट्री ऑपरेशन। ये दो वर्ड हैं, इन दोनों वर्ड से मिलकर बनता है सिमेट्री, ठीक है ना? एक का नाम है एलिमेंट ऑफ सिमेट्री और दूसरे का नाम है सिमेट्री ऑपरेशन, ठीक? अब इन दोनों के बारे में पहले जान लो। जो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होता है वो तीन टाइप का होता है, ठीक है? एलिमेंट ऑफ सिमेट्री कितने टाइप का होता है? तीन टाइप का होता है। ये कोई प्लेन हो सकता है, ठीक है? कोई प्लेन, या तो कोई सेंटर हो सकता है, सेंटर हो सकता है, या तो कोई एक्सिस हो सकता है। तो आप ऐसे समझो, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री कोई जगह होते हैं ना, कुछ ऐसा प्लेस होता है जहां पे हम कोई ऑपरेशन वर्क परफॉर्म करने वाले हैं। और वर्क क्या है? या तो हम वर्क में रोटेशन करते हैं, रोटेशन करते हैं, या तो हम रिफ्लेक्शन करते हैं, रिफ्लेक्शन, या तो हम इन्वर्जन करते हैं, ठीक है? इन्वर्जन का मतलब उल्टा कर देना, इन्वर्जन। इन तीनों में से कोई एक चीज करेंगे, ठीक? तो आप किसी जगह पे, इन तीनों में से किसी जगह पे ये तीनों में से कोई एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे, ठीक है ना? इन तीनों किसी एक में से, इन दोनों में से कोई एक परफॉर्मेंस हमें करना होता है, ठीक? तो हम लोग क्या करेंगे, अगर किसी प्लेन, एक्सिस या सेंटर पे मॉलिक्यूल को रोटेट करें, रिफ्लेक्ट करें या तो इन्वर्ट करें, कोई एक ही करोगे, तीनों एक साथ नहीं कर सकते हो, एक साथ करा ही नहीं जाता है। जब किसी मॉलिक्यूल को किसी प्लेन से, किसी एक्सिस से या किसी सेंटर से रोटेट करा जाए या रिफ्लेक्ट करा जाए या इन्वर्ट करा जाए और मॉलिक्यूल आइडेंटिकल दिखाई दे, सेम टू सेम दिखाई दे, तो बोला जाएगा वो मॉलिक्यूल में सिमेट्री है। और अगर सेम ना दिखाई दे तो मॉलिक्यूल में सिमेट्री नहीं है। बात समझ में आया? फिर से सुनो, अगर हम किसी प्लेन से या किसी सेंटर से या किसी एक्सिस से किसी मॉलिक्यूल को रोटेट, रिफ्लेक्ट या इन्वर्ट करें और मॉलिक्यूल आइडेंटिकल विजिबल हो, सेम टू सेम दिखाई देता हो, देन दैट मॉलिक्यूल हैव सिमेट्री। और ऐसे ही मॉलिक्यूल को सिमेट्री कहा जाता है। और अगर सेम नहीं दिखाई देगा तो मॉलिक्यूल में सिमेट्री नहीं है। तो किसी भी सिमेट्री मॉलिक्यूल में दोनों करने पे ही पता चलता है। तो इफ ए मॉलिक्यूल is rotated, reflected या inverted from a plane, axis or center which will produce identical molecule या indistinguishable molecule, then such molecule have symmetry। और ऐसे मॉलिक्यूल कभी जिंदगी में ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करते। सो लेट्स डिफाइन, ठीक है? when a molecule is रोटेटेड, रोटेट किया जाता हो, रिफ्लेक्टेड, रोटेटेड, रिफ्लेक्टेड और इन्वर्टेड, इन्वर्टेड फ्रॉम ए प्लेन,
फ्रॉम ए प्लेन एक्सिस और सेंटर which will produce identical molecule, which will produce identical molecule। आइडेंटिकल कह सकते हो, कभी कभी इसको इनडिस्टिंग्विजिबल भी कहा जाता है। which will produce identical और indistinguishable structure such molecules have symmetry, ऐसे ही मॉलिक्यूल के पास क्या होता है, सिमेट्री होता है। ऐसे मॉलिक्यूल में क्या होता है, सिमेट्री प्रेजेंट होता है। और जिन मॉलिक्यूल में सिमेट्री प्रेजेंट होता है उन मॉलिक्यूल में किसी जिंदगी में ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं आ सकता। ठीक है ना, उन मॉलिक्यूल में कभी ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं आ सकता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा बात। सिमेट्री क्या होता है पल्ले पड़ा आप लोग को बच्चा? बोलो, सभी लोग बोलो, सिमेट्री क्या होता है, समझ में आया? व्हाट इज सिमेट्री? तो सिमेट्री इज नथिंग, जब किसी मॉलिक्यूल को किसी प्लेन से, किसी एक्सिस या किसी सेंटर से रोटेशन, रिफ्लेक्शन या इन्वर्जन करने पे वो आइडेंटिकल आ जाता हो, सेम टू सेम आ जाता हो, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं कि मॉलिक्यूल में सिमेट्री है। और अगर सेम नहीं आएगा तो मॉलिक्यूल में सिमेट्री नहीं है। इज इट क्लियर टू ऑल? बोलो सभी लोग, सबको क्लियर आया, समझ आया कि नहीं आया? यही सिमेट्री होता है। अब पढ़ना है हम लोगों को ये तीनों सिमेट्रियों के बारे में। ये जो तीन देख रहे हो ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इन तीनों को हम लोग पढ़ना है डिटेल में। सो हम लोग एक एक करके स्टार्ट करेंगे, क्या होता है ये और किसमें कैसे काम करता है। वी विल स्टार्ट इट वन बाय वन। तो पहले पढ़ेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री, फिर पढ़ेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री, फिर पढ़ेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ऐसे सिस्टमैटिकली पढ़ के इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। सो आई होप कि आप सभी को ये बात समझ में आई होगी। क्या मैं सही बोल रहा हूं? क्लियर? सो हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे सबसे पहले प्लेन ऑफ सिमेट्री से। ठीक है ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री से करेंगे। और ये प्लेन ऑफ सिमेट्री हमें दिखाएगा किसी मॉलिक्यूल में एक्टिविटी किधर से आती है और किधर को चली जाती है ना। एक्टिविटी आती है, एक्टिविटी जाती है। सो सभी लोग वीडियो को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो बच्चों चैनल को। और सभी लोग डेली आइसोमेरिज्म की क्लास 7 बजे से चलती है, तो सभी लोग ज्वाइन किया करिए। और एक क्लास चलती है हाइड्रोकार्बन की 6 से 7, और एक क्लास चलेगी कोऑर्डिनेशन की 9:30 से 10:30। तो आई विश के सभी बच्चे सभी को ज्वाइन करना। ठीक है, भले 1 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए ज्वाइन करना, बट सब लोग ज्वाइन करना। और देखना, आपको काम का रहेगा तो पूरा पढ़ना, नहीं काम का रहेगा तो वीडियो को लाइक करके छोड़ देना। ठीक है, बट आप सभी लोग ज्वाइन करना। एक भी लेक्चर मेरा काम का ऐसा नहीं होगा जो आपके काम ना आए, बहुत काम आने वाला है। तो ये काम सभी लोग करा करिए। थैंक यू सो मच आज के लिए। आज की सभा यहीं संपन्न होगी। अगली सभा में हम लोग फिर मिलेंगे। ठीक है, कब मिलेंगे? कल मिलेंगे, जहाँ पे आपको पूरा मैं प्लेन ऑफ सिमेट्री पढ़ा रहा हूँ, सेंटर ऑफ सिमेट्री पढ़ा रहा हूँ, एक्सिस ऑफ सिमेट्री पढ़ा रहा हूँ। ठीक है।